संसद के दोनों सदनों में नगर निगम एकीकरण विधेयक पास हो चुका है। संसद में ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अगर एमसीडी बिल की बात करें, पास होने के बाद लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि सरकार को कमजोर किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी और करने के लिए तैयार रहती है जिससे दिल्ली वालों का भला हो। और पिछले काफ़ी टाइम से, जब से ट्राइफरकेशन हुआ था, जहां एक और तीनों निगमों के विभाजन के बाद दिल्ली के नगर निगम कर्मियों की हालात, आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। उनको समय से पेंशन, एरियर और वेतन नहीं मिल पा रहे थे। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी काम करते हैं, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे की पढ़ाई का दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सैलरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोज़ खर्चे का मुद्दा है। दूसरा, दिल्ली के अंदर नगर निगम एक ऐसी इकाई है जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, सफाई हो। और दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई ऐतराज़ करता है तो इसका अर्थ है कि वो दिल्ली के हित की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ राजनीतिक हित देख रहे हैं। हम दिल्ली का हित देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों का हित देख रही है। इस विधेयक के पास होने के बाद अगर सीटों की बात करें तो अब घटाकर 250 किया जाएगा, परिसीमन होगा जिसपे काफी वक्त लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल भाजपा दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है। देखिए, ये कोई अब मुगल काल तो है नहीं, कोई हथियारों से लड़के कोई कब्जा करेगा। लोकतंत्र की बात है, चुनाव होंगे, जिसको जनता पसंद करेगी वो शासन करेगा। और पिछले 3 टर्म से बीजेपी के अंदर निगम, दिल्ली के जनता निगम में बीजेपी को लाती है और निगम में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, तो निगम के अंदर बीजेपी को ला रहे वो। तो जहाँ जनता होगी, जहाँ जो लोग जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता उनको पसंद करेगी। और इस बात से उन्हें डर किस बात का? चुनाव तो वो भी लड़ लें। चुनाव लड़ने में जब आमने सामने होंगे तो जनता जिसको पसंद करेगी वो आएगा सत्ता में। अगर 2011 की बात करें, जब एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया था, तो उस वक्त संसद में इसे रोका क्यों नहीं गया? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय उनकी राजनीतिक हित थे कि वो किसी भी तरह से निगम को कमज़ोर करके 3 भागों में बांट के दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय थी, वो कमज़ोर करना चाहती थी। और हुआ भी यही कि जैसे ही निगम के 3 भाग हुए तो 2 भागों में रेवेन्यू जनरेशन कम था, एक भाग में साउथ दिल्ली में थोड़ा बहुत था। और दिल्ली नगर निगम मजबूत बने, उससे दिल्ली की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। उन्होंने राजनीतिक सोच के कारण किया, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं गया, जो दिल्ली के हित में नहीं गया, जिसके कारण आज दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हुई, चाहे वो सफाई को लेके हो, प्रदूषण को लेके हो। अगर निगम मजबूत होता तो शायद वो समस्याएं इतनी नहीं बनती। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि इस बिल का नाम केजरीवाल फोबिया रख देना चाहिए। देखिए, मैं संजय सिंह की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो कुछ ही बोल सकते हैं और उन्हें ये अनाप शनाप बोलने की आदत पड़ गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि डर और फोबिया तो उन्हें अपने कामों के कारण हो रहा है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पाप उन्होंने जो 7 वर्ष किए हैं, निगम जैसी इतनी महत्वपूर्ण स्वायत्त संस्था को दबाने का काम उन्होंने किया है 7 वर्षों में। हर दिन उठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सोचते थे कि कैसे निगम को हम कमज़ोर करें, कैसे निगम को, कौन सा हम फंड इनका रोक ले जिससे निगम काम नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए कि निगम में भारतीय जनता पार्टी है। अगर उसका लाभ जनता को मिल रहा है तो सरकार का दायित्व होता है कि एजेंसियों के साथ तालमेल करें। दिल्ली सरकार अगर निगम को मजबूत बनाती तो उससे दिल्ली की जनता को ही बेहतर
हम कर सकते थे, ज़्यादा सिविक सुविधाएं दे सकते थे, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। तो जो उन्होंने पाप 7 वर्षों में किया है, उस पाप का डर उन्हें सता रहा है कि अब निगम मजबूत हो जाएगा। जो मेयर होगा वो मुख्यमंत्री के से भी ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा काम कर सकता है। उन्हें काम करने की नीयत नहीं, उनके पास बजट बहुत है लेकिन काम नहीं किया। तो ये असली सवाल है कि 40,000 करोड़ में उन्होंने 7,000 करोड़ रुपया ही दिया है, 33,000 करोड़ नहीं दिया। तो जो डर है वो डर ही उनको बता रहा है, इसीलिए उनके अंदर बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री 2011 की शीला दीक्षित ने जिन कारणों को बताते हुए एमसीडी का विभाजन किया था, अब बीजेपी उन्हीं कारणों का हवाला देते हुए एकीकरण कर रही है। देखिए, हर समय एक बात लागू नहीं होती, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उन्होंने उस समय एक प्रयोग किया, इसलिए किया कि वो सही होगा ट्राइफरकेशन से, लेकिन वो प्रयोग पूरी तरह असफल हो गया। और असफल होने के सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो केजरीवाल हैं, क्योंकि इन 10 सालों में 7 साल उनकी सरकार रही और उन 7 सालों में उन्होंने निगम को हर दिन कमज़ोर करने का काम किया है। अगर एमसीडी के बकाये की बात करें, बहुत पैसा है दिल्ली सरकार के पास जो एमसीडी का अभी भी पेंडिंग है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी का पैसा क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, सीधी और साफ बात है कि वो राजनीतिक द्वेष की भावना रखते हैं। दिल्ली की जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं है। सवाल ये कि राजनीति में जब कोई सरकार होती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार के चुने जाने के बाद तो वो जनता के लिए होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने उसके उलट जो पैसा दिल्ली नगर निगम के लिए आ रहा है वो पैसा रोक कर बैठे हैं। इससे निगम के कर्मियों को सैलरी देने में दिक्कत हुई। आपने 13,000 करोड़ रुपया रोका है, फिर उन्होंने जो 5वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 करोड़ देना चाहिए था, उसमें 7,000 करोड़ दिया है। तो बहुत सारा जो ग्लोबल शेयर का पैसा आता है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, जो उनको जवाबदेही है, वो उनकी जेब का पैसा नहीं, उनके पिताजी का पैसा नहीं है कि केजरीवाल अपने अकाउंट से पैसे दे रहे हैं। वो तो लोगों ने दिया है, टैक्स का पैसा है, वो निगम का अधिकार है। लेकिन आप अधिकार का दुरुपयोग करके निगम को दबा रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई की गई, ये इसीलिए की गई कि निगम एक होगा तो मजबूत होगा। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो लगातार दिल्ली सरकार पूरे देश में घूम घूम कर ढोल पीटती है कि मोहल्ला क्लिनिक कितना बेहतर है। क्या इससे पहले एमसीडी की तरफ से स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी क्या? देखिए, एमसीडी के जो प्राइमरी डिस्पेंसरी हैं, जो हॉस्पिटल हैं, बहुत बेहतर हैं। और देखिए, ये केजरीवाल का सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट मॉडल है। इन्होंने जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन हो रहा है? क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे हो रहा है? क्या किसी मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग हो रही है? वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। अभी कुछ बच्चों की मौत इसलिए हो गई सिर्फ क्योंकि डॉक्टरों ने गलत दवाई दे दी थी। तो जिस तरह से वो प्रचार के रूप में उस मॉडल का इस्तेमाल करे, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अगर आपने बनाना चाहिए तो दिल्ली में केंद्र सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार ने मॉडल किया, क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एक मॉडल होता है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, एक वेलनेस सेंटर होता है, एक हॉस्पिटल होता है। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो तो दिल्ली में ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वेलनेस सेंटर है, जो केंद्र सरकार ने और राज्यों में बनाए हैं, बीजेपी की सरकारों ने बनाए, दिल्ली में उन वेलनेस सेंटर की ज़रूरत थी, जिसको उन्होंने नकार के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को अपनाकर दिल्ली को एक बहुत ही एक नीचे दर्जे का शहर के जैसे उन्होंने इसका काम किया है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वेलनेस सेंटर की ज़रूरत थी। आप दूसरे राज्यों में जाइए, वहाँ वेलनेस सेंटर का अर्थ है कि वहाँ पर उनको स्वास्थ्य की जानकारी भी होगी, उनके आगे के स्वास्थ्य का रोड मैप भी बताया जाएगा और उनको इलाज की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ पैरासीटामॉल क्रोसिन की गोली देने के सिवा और कुछ नहीं है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो ये एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत तमाम राज्यों में लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, रीजन तो वही बता सकते हैं, लेकिन इससे साफ एक दुर्भावना झलकती है कि प्रधानमंत्री जी की योजना है इसलिए हम दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। भाई, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी सरकार के द्वारा
फ्री में हो रहा है, मुफ्त में 1 साल का एक बहुत बड़ा बीमा कवर है। ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें कोई सरकार देश के 55 करोड़ लोगों को जिसमें एंटाइटल्ड होते हों, दिल्ली के 55 लाख लोग उसमें शामिल हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 2019 के चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, बोले कि हम करने वाले हैं, लेकिन नहीं किया। तो ये जो उनका बात है, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। इससे दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना काल में अगर ये लागू होता तो कोरोना काल में हजारों लोगों को जो लाखों रुपए के बिल देने पड़े, वो नहीं देने पड़ते, वो उसी आयुष्मान भारत से उनको पे कर सरकार करती। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो तमाम राज्यों में दिल्ली मॉडल का बहुत प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि पंजाब में सफल भी हो गए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बिजली पानी, इसके अलावा महिलाओं को पैसा देने की बात कर रही है, भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही? देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने फ्री की घोषणाएं की थी पंजाब के अंदर, वो आज अभी भी लागू नहीं हुई। उन्होंने 300 यूनिट का कहा था, वो भी उससे मुकर गए हैं। इसके अलावा जो महिलाओं की बात की थी वो मुकर गए। अब उन्होंने नया एजेंडा शुरू कर दिया कि केंद्र सरकार हमें बजट दे, केंद्र सरकार पैसा दे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 50,000 करोड़ के घाटे में पंजाब चल रहा है। और ऐसे में वो किस तरह चलाते हैं वो तो वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, हाँ, कभी भी बीजेपी लोगों को मजबूत करने का काम करती है। देखिए, अगर हम रोजगार के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप, मोदी सरकार की योजना है, उनको पीएम स्वनिधि में रेहड़ी पटरी वालों को लोन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये काम बीजेपी ने किए। मोदी सरकार ने इज्जत घर बनवाए, आवास योजना में घर दिए, उज्ज्वला योजना में दिए, सिलेंडर दिए। तो ये काम है कि जो इन 75 सालों में, 70-75 सालों में नहीं हो पाया, जो इंक्लूज़न नहीं हो पाया गरीब और कमज़ोर लोगों का, वो इंक्लूज़न करना सरकार का काम है। अगर हम सारी चीज़ें फ्री बांटने लगेंगे, देखिए फ्री देना कोई सलूशन नहीं, समाज को सशक्त और मजबूत बनाना ये एक रास्ता है जो देश को मजबूती की ओर ले जाएगा। और वो मोदी सरकार ने किया है। जिस समय ज़रूरत थी हमने राशन दिया है। आज भी मोदी सरकार मुफ्त में राशन देने का काम कर रही, क्योंकि कोरोना में बहुत से लोगों को रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हुआ। फ्री वैक्सीनेशन किया, उस समय ये ज़रूरत थी। तो ये काम कर रहे, ये इन कामों को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कामकाज के बारे में कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी अरविंद केजरीवाल ने किया है, कुछ वैसा ही सिलसिला पंजाब में भी होगा? देखिए, आप देखते रहिए, 6 महीने के अंदर पता लगेगा। दिल्ली में पंजाब से भी ज़्यादा जनता वहाँ उनके खिलाफ होगी, क्योंकि जो वादे किए हैं उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो पंजाब में जीत के बाद हौसले काफ़ी बुलंद हैं आम आदमी पार्टी के। अब तो वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी जा रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, एक होता कॉन्फिडेंस, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो कई जगह दिखा चुके हैं। उन्हें उत्तराखंड में भी कह रहे थे हम जीतेंगे, गोवा में भी कह रहे थे हम जीतेंगे, वहाँ जमानतें जब्त हो गई, नोटा से भी कम वोट पड़ा है। तो ये उनके बात करने का एक तरीका है। दिल्ली की जनता बहुत हद तक जान गई उनको। उन्होंने किस तरह से दिल्ली के इश्यूज़ पर अपनी पीठ दिखाई है, कोरोना के टाइम दिखाई है। किराएदारों को किराया देने की बात कही थी, उससे मुकर गए। यमुना सफाई पर 7 बार उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में यमुना को इतना स्वच्छ कर देंगे कि लंदन की थेम्स नदी बना देंगे, और 7 बार कहा कि हम यमुना में दिल्ली के लोगों की डुबकी लगवा देंगे। लेकिन आज भी यमुना के हालात जस के तस है। और हद तो तब है जब केंद्र सरकार पैसा दे रही है, तब भी वो 3-3 साल टेंडर करने में देरी करते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है कि केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन यमुना सफाई पर वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें, दूध और सब्जी भले ही यहाँ पर महंगी हो, लेकिन शराब की बोतलों पर डिस्काउंट बहुत है। हाँ, ये तो केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने बड़ा अच्छा मित्रता की है शराब माफिया के साथ। दिल्ली में जहाँ पहले 250 के आसपास शराब के ठेके थे, अभी उन्होंने हज़ारों की संख्या में खोल दिए। 3000 तो बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस दिए,
1000 के आसपास शॉप्स नए ठेके खोल दिए और दिल्ली के उन इलाकों में खोले कि अभी भी दिल्ली में कभी भी आज़ादी के 75 ईयर में कभी भी उन इलाकों में ठेके नहीं खोले गए। या तो वो रिहायशी इलाके हैं या रिहायशी मार्केट्स हैं या फिर गांव के इलाके हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है। उन इलाकों में खोलने के बाद वहाँ का माहौल ख़राब हो गया है। वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, सभ्य आदमी नहीं जा सकता है। वहाँ लाइनें लगी हैं, बैड एलिमेंट आ गए हैं, तो क्राइम भी बढ़ा है, लोगों के घर भी बिगड़ रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शराब सस्ती मिल रही है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, या अभी उन्होंने 25% फ्री कर दी है, तो ये सब दिल्ली की सरकार ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि शराब माफिया ने उनको, आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, उनकी जेबें भरी हैं, उन लोगों सरकार के अंदर जो पैसा आता उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सब पंजाब इलेक्शन और दूसरे राज्यों के इलेक्शन में उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की अनदेखी करते हुए ये शराब माफिया के साथ जो किया है, इसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से गली मोहल्लों में ठेके खुले हैं शराब के, महिलाएं जाने से बचती हैं, लड़कियों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफ है और बैड एलिमेंट इकट्ठा होते हैं, वो दूसरी बात है। ये सब खत्म हो, इसके लिए दिल्ली बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, हमने काफ़ी बड़े स्तर पर ये आंदोलन छेड़ रखा है। हमने दिल्ली की शराब, जो नई शराब के ठेके खुले, वहाँ हमने आंदोलन किए, धरने किए। उसके बाद हमने एक अवेयरनेस किया। फिर दिल्ली में हमने 15 लाख से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर कराए और उनका मत जाना। उसके बाद हमने दिल्ली के जितने प्रबुद्ध वर्ग और जो धार्मिक गुरु थे उनको इकट्ठा करके राजघाट पे केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। और उसके बाद हमने पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में शराब के ठेके ऐसे खोले जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर एक मत इकट्ठा किया और पूरी दिल्ली के अंदर 11 लाख से ज़्यादा लोगों का एक ही दिन में हमने 6 क्वेश्चन बनाकर उनके मत इकट्ठा किए, जो सबके सब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ये जो शराब पॉलिसी है इसको वापस लेना चाहिए केजरीवाल को, दिल्ली के लिए बर्बाद करने वाली है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ अभी नहीं किया। अभी हमने शराब के ठेकों को वहाँ जाकर सील करना, मंदिरों के पास, स्कूलों के पास या फिर इलीगल इलाकों में जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी जहाँ नहीं खुल सकते हैं, रिहायशी इलाके, वहाँ जाके एक आंदोलन करना, उनको सील करना, कारपोरेशन की उसमें मदद लेना, ये सब काम दिल्ली के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये आंदोलन हमारा बहुत सफल हो रहा है। जनता इससे जुड़ रही है, महिलाएं जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, RWA और मार्केट एसोसिएशन के लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली का बहुत बड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारी जनरेशन शराबी बने, सबका हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए बीजेपी काम कर रही है। अगर दिल्ली सरकार की नाकामियों की बात करें, वो 5 नाकामियां आपकी नज़र में कौन हैं जो आप देश की जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर यमुना लाइफलाइन है दिल्ली की। यमुना के अंदर जो प्रदूषण और यमुना पर जो काम करना चाहिए वो दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल रही है। दिल्ली के अंदर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जहां 6,600 बसें थी जब केजरीवाल जी ने चार्ज संभाला था, आज 3,700 बसें हैं सिर्फ, और होनी चाहिए 15,000 बसें। तो एक बहुत बड़ा फेल्योर है कि दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था, शायद अगर अटल जी और खुराना जी मेट्रो नहीं लाते तो दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालत होते। लेकिन मेट्रो के कारण मेट्रो में भीड़ बढ़ रही है, लोग मेट्रो को पसंद करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो DTC व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड, जो कि एक भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गया है और जिसके कारण दिल्ली में 40% लोगों के यहाँ नल से पानी नहीं पहुँच रहा। आप देखिए, अंडमान जैसे समुद्री इलाके में जहाँ आइलैंड इलाका है या द्वीप है, वहाँ पर आप 100% लोगों को टैप के द्वारा पानी जा रहा है, नल के द्वारा। लेकिन दिल्ली जो जहाँ बिल्कुल आसानी से हम हर घर में नल से जल पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार ने काम नहीं किया, पूरी तरह फेल साबित हुई है। जहाँ तक हेल्थ की बात करें, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह दिल्ली में फेल है, देश की राजधानी। आज हमें उन दिल्ली के जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, वो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल के भरोसे, चाहे वो
एम्स हो, आरएमएल हो या जो भी हॉस्पिटल आते हैं उनके भरोसे आते हैं। दिल्ली का कोई एक हॉस्पिटल ऐसा बता दीजिए आइडियल, जिसके भरोसे लोग दिल्ली में आते हों या दिल्ली के लोग उसमें इलाज कराते हो। तो ये बहुत बड़ा फेलियर, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। 7 हॉस्पिटल बनने थे, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ नहीं काम हो पा रहा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली का पॉल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पॉल्यूशन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक काम होना चाहिए, जिस पर दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो गरीबों को आवास मिल रहा है, लेकिन बंगाल की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को डर किस बात का है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को यहाँ पर लागू नहीं होने दे रहे? देखिए, अभी फिर वही उत्तर है कि उनकी काम करने की नीयत नहीं है। उन्हें हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखना है। पीएम आवास योजना को यहाँ दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी वहीं मकान में प्रधानमंत्री जी की योजना थी, और जब दिल्ली सरकार को दी तो उन्होंने वही काम किया। पहले 4 साल वो रोके रहे, रोकने के बाद उन्होंने अपनी योजना किया कि मुख्यमंत्री योजना ये शुरू करेंगे, लेकिन वो भी नहीं शुरू हुई। तब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं और जो केंद्र सरकार की ज़मीनें हैं, चाहे वो रेलवे की हो, डीडीए की हो, उन सभी ज़मीनों पर C2 करके वहीं पर मकान देने का योजना बनाई है। और अब दिल्ली में लगभग 26,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, जो जल्दी सौंपे जाएंगे। उसमें कालका जी है, उसमें आदर्श नगर है, उसमें कठपुतली कॉलोनी है, कई इलाके हैं। और लगभग 20 से 25 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर क्लस्टर हैं, जहाँ पर ये योजना प्रोसेस शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें काम करने में रुचि नहीं है। अगर काम करने में रुचि होती तो उन झुग्गी झोपड़े वालों की भी सुध लेते, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि हम तो उनके वोट से जीते हैं, और उन्होंने काफ़ी समर्थन किया है। लेकिन सवाल है कि वो आज तक काम करने की नीयत बना नहीं पाए, जिसके कारण से दिक्कतें आ रही हैं। आखिरी सवाल, देश में अगर आज की हम बात करें तो महंगाई से देश की जनता बेहाल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको क्या लगता है कि बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इनका सवाल है, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कीमतें डिसाइड होती हैं, और ये कई बार होता है कि कुछ उत्पादन है, कुछ मांग है, इसमें फ़र्क होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो बहुत ही विजिलेंट सरकार है, जागरूक सरकार है। कोई भी निर्णय अगर कहीं कोई परेशानी होती तो उस पर ज़रूर कदम उठाते हैं, और जल्दी ही कदम उठाएंगे। उन्होंने पहले भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम करके, जीएसटी कम करके कमी की थी। आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि उस पर फैसला ज़रूर होगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।